बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम यूनिट 9 का पहला ही थ्योरम प्रूव करने लगे हैं। यह आपकी बुक का पहला थ्योरम है। बट आपने एक बात समझ लेनी है कि इस थ्योरम को समझने से पहले जो आपकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि इसी प्लेलिस्ट में मैंने स्टार्ट में ही शुरू की 4 वीडियोस लॉजिक की बनाई हुई हैं। वो आप जाकर देखेंगे, क्योंकि उसी को बुनियाद बनाते हुए मैं पूरा थ्योरम प्रूव करूंगा। जो यहाँ पे एक टेक्निक इस्तेमाल हुई है, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। फिर इसके अलावा अगर आपने इन प्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना है डिटेल में, जो बाकी की प्री रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी भी सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई हैं। वो प्लेलिस्ट के बिल्कुल एंड में मिलेंगी जिस बच्चे ने डिटेल में जानना है। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट करके बता दूंगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको थ्योरम समझ में आएगा। और यही वो चीजें हैं जो हर थ्योरम में इस्तेमाल होंगी। एक दफा आपने सीख ली तो उसके बाद ये हर थ्योरम में इस्तेमाल होती रहेंगी। एक और जो प्री रिक्वायरमेंट है इस थ्योरम को समझने से पहले, वो शुरू के 5 थ्योरम हैं जो आपने क्लास 8 में सीखने होते हैं। वो इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में मैंने शुरू की 4 लॉजिक की वीडियो के बाद वो 5 थ्योरम्स प्रूव किए हुए हैं। अगर आपने वो देखना है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं उसको यहां पर इस्तेमाल करूंगा थर्ड एंगल थ्योरम के तौर पर। बाकी 2 पोस्टुलेट मैंने आपको यहाँ पर वहां पर दिखा दिए हैं। लॉजिक की जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, वहां पर मैं ये 2 पोस्टुलेट दिखा चुका हूं और इसके बारे में बता भी चुका हूं आपको कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। सो ये पहला थ्योरम है। तो इससे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने लगे हैं, ताकि हमें हमारा टारगेट तो पता हो ना कि हम क्या करने लगे हैं और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री में फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर होना। जैसे आप इक्वल लिखते हैं ना, दो चीजों को बराबर होने के लिए 2+3 इक्वल है 5 के, आप इक्वल इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री में हम कॉन्ग्रुएंट इस्तेमाल करेंगे, इक्वल के ऊपर ये छोटा सा टिल्डे का सिंबल बना देंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये स्पेशल क्यों सिंबल बनाया गया है, ये भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कॉन्ग्रुएंट के लिए। आप वहां जाके देखना चाहें डिटेल में तो देख सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट में यही मकसद है इसका कि दो चीजों का, दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का बराबर होना। अगर चैप्टर का नाम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हमने ये समझना है, वो चीजें समझनी है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स बराबर हैं। अब अगर हम बात करें किसी एक ट्रायंगल की, मिसाल के तौर पर मैं एक ट्रायंगल ये बना देता हूं यहां पर, और ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये किस तरह नाम दिया अभी थोड़ी देर में शॉर्ट में आपको बता दूंगा मैं। इसमें यहां से यहां तक की लंबाई होगी, लेंथ, जिसको हम लिखेंगे इस तरह से ए बी, क्योंकि ए और बी पॉइंट के दरमियान है। इसको लिखेंगे बी सी और इसको लिखेंगे सी ए या ए सी, एक ही बात है। इसी तरह से लंबाई के एतबार से ये 3 चीजें हो गई, और एंगल के एतबार से जो कि आप बी के जरिए, प्रोटेक्टर के जरिए आप मेजर करते हैं, वो ये हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एक ट्रायंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं मालूम करने के एतबार से, मेजरमेंट के एतबार से। लंबाई स्केल से मेजर करते हैं, और एंगल जो है आप बी से मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर से। अगर दो ट्रायंगल्स मैंने बराबर साबित करने हैं इस पूरे चैप्टर में, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास जिसके जरिए हम दो ट्रायंगल साबित कर सकते हैं। तो टोटल ये 5 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स बराबर हैं। अदरवाइज कोई छठी चीज है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि दो ट्रायंगल्स बराबर हैं। बस ये 5 चीजें ही हैं। अब अगर दो ट्रायंगल्स बराबर साबित करने के लिए, जैसे एक ऊपर वाला ट्रायंगल है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है ये वाला, अगर हम कहें कि साइड ए बी की लंबाई और साइड पी क्यू की लंबाई बराबर है, हमने स्केल से मेजर किया, ये 4 मीटर थी, ये भी 4 मीटर है। साइड बी सी की लंबाई 5 मीटर थी, ये भी 5 मीटर है। साइड सी ए की लंबाई 3 मीटर थी, पी आर की, और इसकी बराबर है। इसी तरह से एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल पी भी 60 डिग्री है। एंगल बी जो है वो 40 डिग्री है मान लें,
एंगल क्यू 40 डिग्री है। इसी तरह से एंगल सी 80 डिग्री है तो एंगल आर 80 डिग्री है। अगर दो ट्राइंगल्स में ये 6 की 6 चीजें बराबर हों तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स हर एतबार से बराबर हैं। एक तरीका ये है दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने का कि हम उसकी लंबाइयों और एंगल्स की बुनियाद पर हम ये फैसला करते हैं, हम ये कहते हैं अगर बराबर हैं तमाम एंगल्स और तमाम लंबाइयां दो ट्राइंगल्स में तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर 6 की 6 चीजें ही पता करनी हैं, यानी तीनों लंबाइयां और तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल में पता करने हैं, तो ये तो कोई कमाल नहीं हुआ। और दूसरा ये भी कि ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। 6 में से कम कितनी चीजें हम पता कर लें तो उस पर भी हमें गारंटी मिल जाए कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो 6 से कम कितनी? 6 से कम अगर हम 3 चीजें पता कर लें इन उसूलों पर तो हम कहेंगे कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। यहां एस से मुराद साइड है, यानी उस साइड की लंबाई जिसको मेंशन किया जाएगा, और ए से मुराद एंगल है। तो अगर इस तरीके से हम पता कर लें तो हम कहेंगे 3 चीजों की बुनियाद पर ही कि दो ट्राइंगल्स बराबर है। मिसाल के तौर पर साइड ए बी और पी क्यू की लंबाई मैंने पता कर ली बराबर है, साइड बी सी और साइड क्यू आर की लंबाई पता कर ली बराबर है दो ट्राइंगल्स में, एंगल बी और एंगल क्यू की मैंने मेजरमेंट पता कर ली कि दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो इन 3 की बुनियाद पर हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, यानी बाकी की जो 3 चीजें आपने पता नहीं की हैं वो भी बराबर होंगी, ये भी बराबर होंगी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के और एंगल के। तो कम से कम हमने 3 चीजें पता करनी है और एक खास तरीके से पता करनी है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ना है और वो खास क्या तरीके हैं। अब इन 5 तरीकों में जो सबसे पहला तरीकेकार है साइड एंगल साइड, इसको आपने जरा समझ लेना है कि ये लिखने का जो अंदाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइडों के दरमियान में एंगल लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल में हमें ये पता लग जाता है कि दो साइडों की लंबाइयां बराबर हैं और दरमियान वाला एंगल बराबर है, तो ये इस बात की गारंटी है कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। अब आप चाहे इसको ऐसे पढ़ें तब भी ये साइड एंगल साइड ही पढ़ा जाएगा, और चाहे यहां से स्टार्ट करें तब भी ये साइड एंगल साइड ही पढ़ा जाएगा। इसको आप इस तरह देखेंगे, मैं सर्किल बनाता हूं। अगर मुझे ये गारंटी मिल गई कि ये दोनों साइडें बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स में, ये दोनों साइडें बराबर हैं और इन दोनों साइडों के दरमियान ये एंगल पड़ रहा है, तो दरमियान का एंगल होना चाहिए और ये एंगल बराबर है, तो बाकी की 3 चीजें भी बराबर होंगी। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, और इसको हम लेंगे पोस्टुलेट के तौर पर, जो कि मैं आपको लॉजिक की आखिरी वीडियो में दिखा चुका हूं, इसीलिए यहां पर पोस्टुलेट लिखा हुआ है। एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड जो है इसकी एक ही टेक्निक है, और ये आपका पहला थ्योरम है, ये वाला थ्योरम 1। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई से भी दो एंगल और एक साइड आपको पता हो, आप देख सकते हैं कि ये दो एंगल और एक साइड है और ये हर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। अगर कोई से भी दो एंगल आपको पता लग जाए कि दो ट्राइंगल्स में बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे, बाकी 3 चीजें भी बराबर होंगी। तो ये हो गया आपका थ्योरम 1। थ्योरम 1 को प्रूव करने के लिए हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर हम 9th क्लास के अंदर ये पहला ही थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो चीज हैंड में है, हाथ में है, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टुलेट्स ही हैं, या वो पिछले 5 थ्योरम्स हैं जो मैंने इससे पहले वीडियोस में डाल चुका हूं प्लेलिस्ट में। ये जो आपका अगला थ्योरम है साइड साइड साइड, इसको भी आप जैसे चाहे पढ़ लें, इस तरह पढ़ लें या इस तरह पढ़ लें, सेम होगा। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें एक बीच का थ्योरम प्रूव करना होगा, जो आपका थ्योरम 2 होगा, कन्वर्स आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसके जरिए हम ये प्रूफ करेंगे और फिर इसके जरिए हम ये प्रूफ करेंगे, और इसी थ्योरम 2 के जरिए हम ये भी प्रूफ करेंगे। और इन दोनों थ्योरम्स की सेम टेक्निक है। ये आपका थ्योरम 3 बनेगा और ये आपका थ्योरम 4 बनेगा। इस तरह 4 थ्योरम बनते हैं आपके इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चैप्टर में,
जिससे आपकी ये तमाम टेक्निक्स प्रूफ हो जाती हैं। यहां पर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं करेंगे थ्योरम 2 के अंदर, बल्कि ये थ्योरम इसलिए इस्तेमाल होगा ताकि हम साइड 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 और हाइपोटेनस साइड वाला थ्योरम प्रूफ कर सकें। यहां पे अगर आप देखें तो आप कहेंगे इसको हम ऐसे पढ़ेंगे तब भी दो एंगल एक साइड बन रहा है, लेकिन साइड आखिर में आ रही है, यानी इसको आप ऐसे देखेंगे एंगल एंगल और ये साइड बनेगा, ऐसे पढ़ लें। और अगर आप इसी सेम चीज को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं तो ये पहले साइड आ जाएगी और फिर एंगल और फिर एंगल। इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। बट अगर एंगल साइड एंगल की बात करेंगे तो ये दरमियान की साइड है, तो ये दो एंगल के दरमियान की साइड है, इन दोनों एंगल्स के दरमियान में ये साइड पड़ रही है। सो ये दो एंगल के दरमियान की ये साइड पड़ रही है, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं इसको। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो आपने यहाँ पर ये बात समझी कि आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वो तमाम टूल्स पढ़ने हैं जिसके जरिए हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। और दूसरी अहम चीज यहाँ पर समझने लायक ये है कि थ्योरम 1 प्रूफ करने के लिए हमें एसएस पोस्टुलेट चाहिए, और थ्योरम 1 से थ्योरम 2 प्रूफ होगा, थ्योरम 2 से थ्योरम 3 और 4 प्रूफ होगा। कि किस तरह से पूरा चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह जब आप अगले चैप्टर पे आएंगे यूनिट 10 पर, तो उसमें पूरा का पूरा जो है वो ये यूनिट 9 इस्तेमाल होगा, अदरवाइज आप यूनिट 10 नहीं समझ पाएंगे। यूनिट 9 भी इस्तेमाल होगा और वो जो पीछे के 5 थ्योरम्स हैं जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं वो भी इस्तेमाल होंगे। अब ये सारी चीजें हम किस बुनियाद पर प्रूफ करेंगे? जो मेजरमेंट पैरामीटर्स होंगे हमारे लंबाइयों की बुनियाद पर, एंगल्स की बुनियाद पर और एरिया की बुनियाद पर। ये आपके एरिया वाले चैप्टर में आएगा, चैप्टर 14 है आई थिंक वो। एक तो तरीकेकार ये है हमारे पास कि हम साइड्स और एंगल्स की बुनियाद पर तय करेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। दूसरा तरीकेकार ये है कि इस ट्राइंगल को उठाकर मैं रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन करूं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन करवा के इसके ऊपर रख दूं, और अगर ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर 100% ओवरलैप हो जाता है, तो भी ये बराबर होंगे। बाकी डिटेल रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने कॉन्ग्रुएंट वाली वीडियो में डिटेल में डाली हुई है एनिमेशन के साथ। सो ये चीजें इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपने यूनिट 9 में क्या पढ़ना है और किस तरह से पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपको ये समझना है कि प्री रिक्विजिट्स क्या है। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के आपको नाम पते होने चाहिए कि पॉइंट्स को कैसे नाम देते हैं, कैपिटल लेटर्स से नाम देते हैं, और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है पॉइंट की डॉट। इसके बाद लाइन को कैसे नाम देते हैं? लाइन असल में इस तरह से होती है, दो एरो हेड बने होते हैं, और कोई से भी दो पॉइंट्स हो अगर लाइन पर हमें मालूम हो तो हम दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिखते हैं, चाहे ए बी लिखूं चाहे बी ए लिखूं, दोनों एक ही नाम है, और ऊपर छोटी सी लाइन बना देते हैं हम। ये लाइन को नाम देने का तरीकेकार है। इसी तरह से रे जो होती है वो एक तरफ एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ हम इस तरह बनाते हैं। एंड पॉइंट को जैसे मैं ए नाम दे देता हूं और ये एक और पॉइंट मुझे पता है बी, तो ये ए बी होगा, एंड पॉइंट हमेशा पहले आएगा। सो दूसरी तरफ ये इंफिनिटी पे जारी होती है, एक्सटेंड होती रहेगी। एरो का मतलब ये है कभी भी एंड नहीं होगा इसका। जो सेगमेंट होता है उसको हम इस तरह बनाते हैं, ये भी सिमेट्रिक होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन की तरह। जैसे लाइन में तो दोनों तरफ इंफिनिटी पे जा रही है, एक जैसी होती है, तो इसका नाम भी हम ऐसे ही देंगे, ए बी या बी ए। सो एक ही नाम बनेगा इसका। जब ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम इस सेगमेंट को, जैसे ये ए बी नाम दिया हुआ है मैंने ट्राइंगल का एबीसी, तो ये जो सेगमेंट है इसको मैं क्लोज्ड ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में साइड कहूंगा। इसके बाद एंगल की बात करते हैं तो एंगल को नाम देने के दो तरीकेकार हैं। ये जो है वर्टेक्स कहलाएगा, और इस तरह से कनेक्ट करके हम इसका नाम एंगल ए देंगे। एक तो तरीकेकार ये है कि वर्टेक्स के नाम से ही एंगल बना दिया जाए, एंगल का नाम दे दिया जाए और ये एंगल का सिंबल लाजमी आएगा। एंगल असल में होता है कि इन दो चीजों के दरमियान कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कितना ज्यादा ये रोटेटेड है एक दूसरे के साथ। दूसरा तरीकेकार ये है इसको नाम देने का कि अगर एक ही वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये यहां भी एंगल बन रहा है, यहां भी एंगल बन रहा है, तो अब इसको किस तरह नाम देंगे? जो कि आपके थ्योरम 1 में इस्तेमाल भी हुआ है, दोनों तरीके इस्तेमाल हुए हैं। तो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा और तीनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, बी ए सी। तो इसका नाम
एंगल के सिंबल के साथ BAC भी बनेगा, या वर्टेक्स अब भी बीच में रहेगा तो इसको CAB भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह हम एंगल को नाम देते हैं। अगर पूरे ट्राइंगल को नाम देना है तो आप ट्राइंगल का सिंबल बना के किसी भी ऑर्डर में नाम दे सकते हैं, बट बेस्ट ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया जाए। आप इसको ABC कहें, ACB कहें, BCA कहें, कैसे भी कहते हैं, ट्राइंगल का नाम बन जाएगा। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस की बारी आती है। कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल इस तरह से है। कॉरस्पॉन्डेंस का मकसद होता है कि दो ट्राइंगल्स में मुशाबिहत बताना। मिसाल के तौर पर अगर देखें कि बराबर साबित करना ना करना तो बात की बात है। मान लें कि मैं साइड AB को देख रहा हूं, पहले ट्राइंगल में इस साइड को देख रहा हूं, तो दूसरे ट्राइंगल में कौन सी साइड देखूं? क्या मैंने PQ देखनी है, या QR देखनी है, या PR देखनी है, या तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन इम्कानात हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मुशाबिहत डिफाइन करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन करते हैं कि जब आप पहले ट्राइंगल में साइड AB देखेंगे तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है जो आपने देखनी है वो PQ देखनी है, ना कि आप QR देखेंगे, ना ही आप PR देखेंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस मेंशन करने के लिए है। इसी तरह से बाकी दो साइडों के बारे में भी है। इससे बराबर साबित नहीं होता, ये सिर्फ इस बात को नोटिफाई करने के लिए है कि आपने कोई और सी साइड नहीं देखनी। जब आप पहले ट्राइंगल में ये साइड देखेंगे तो दूसरे ट्राइंगल में ये वाली साइड देखनी है आपने। इसके अलावा इसी तरह से एंगल में भी तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो पहले आपको कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम तीनों एंगल की कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन कर देंगे। सो इसके बाद हम जाएंगे कि ट्राइंगल्स बराबर हैं या नहीं है। ये जो 6 चीजें आपने कॉरस्पॉन्डेंस में डिफाइन की हैं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इसका एक शॉर्ट तरीकेकार है कि हम ट्राइंगल को की कॉरस्पॉन्डेंस इस तरह से लिखते हैं कि उससे साइडों की और एंगल्स की सबकी कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन हो जाती है। मिसाल के तौर पर देखें, पहले A लिखा है देन B लिखा है, इसके भी पहले दो लेंगे तो साइड बन जाएगी AB और PQ की कॉरस्पॉन्डेंस। ये शॉर्टकट तरीकेकार है। इसी तरह से BCQR की कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी, यहां देख सकते हैं आप, और ACPR की कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी, यहां आप देख सकते हैं। यहाँ CA लिखा है, परेशान नहीं होना, AC और CA सेगमेंट है तो एक ही नाम बनता है। इसी तरह से एंगल A एंगल P की कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी, एंगल B एंगल Q की, और एंगल C एंगल R की। तो ये एक शॉर्ट तरीकेकार है कॉरस्पॉन्डेंस देखने का। कॉन्ग्रुएंट जो होता है, इसमें हम दो कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं कि दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम साइज और सेम शेप के होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि दोनों ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल की और साइड की जब बात आती है तो साइड की लंबाई में शेप और साइज का चक्कर नहीं होता, तो उसमें हम सिर्फ एंगल की मेजरमेंट के एतबार से ही कह देते हैं और साइड्स की मेजरमेंट के एतबार से ही कह देते हैं कि दो एंगल बराबर हैं क्योंकि उनकी मेजरमेंट एंगल्स की बराबर है। इसी तरह दो साइड्स बराबर हैं, उनकी लंबाइयों की मेजरमेंट बराबर है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा, ट्राइंगल वगैरह होगा, पैरेललोग्राम होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सेम शेप और सेम साइज के होने चाहिए, तब हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। और ये किन बुनियादों पर हम डिसाइड करेंगे? लंबाइयों की बुनियादों पर और एंगल की बुनियाद पर उस ऑब्जेक्ट में जो मौजूद होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्री रिक्वायरमेंट है वो है SS पोस्टुलेट। अगर मुझे ये मालूम है कि किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो साइडें बराबर हैं, कोई सी भी दो साइडें बराबर हैं, लेकिन उनके दरमियान का एंगल बराबर है, तो हम कहेंगे, क्योंकि ये एक पोस्टुलेट है, अनप्रूवन चीज है, इसको हम वैसे ही प्रूफ मान के चलते हैं, तो इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो जो बाकी की तीन चीजें आपने नहीं पता की हैं वो भी बराबर होंगी। लेकिन वो तीन चीजें इस तरह बराबर कैसे लेंगे? कॉरस्पॉन्डेंस में होनी चाहिए। CA और PR वाहिद यही रहता है साइड्स पे, तो अभी तो ये दोनों भी बराबर होंगे। एंगल A और एंगल P कॉरस्पॉन्डेंस में थे, ये दो भी बराबर होंगे। एंगल C और एंगल R कॉरस्पॉन्डेंस में थे, ये भी बराबर होंगे। तो ये हम पोस्टुलेट लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, साइड एंगल साइड है यहां पर, लेकिन अगर ये इस तरह लिखा होता है साइड साइड एंगल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दो ट्राइंगल्स बराबर होंगे। कि एंगल कोई सा भी ले लें और कोई सी भी दो साइड्स ले लें और एंगल उनके दरमियान का ना हो, तब गारंटी नहीं है कि वो ट्राइंगल्स बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
बट इस पर गारंटी है कि दो ट्राइंगल्स बराबर होंगे। इसी तरह से एंगल एंगल एंगल, यहां देखें पीछे, यहां कहीं भी एंगल 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 और साइड साइड एंगल ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि दो ट्राइंगल्स बराबर होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एंगल है, मान लें कि ये एंगल है, ये 3 पॉइंट्स हैं उसके, बी, वर्टेक्स ए है और ये सी है, और एंगल हमेशा हम रेस पर देखते हैं। भले आपकी रेस ना बनी हो, बट जब भी आपने ये एंगल देखना होगा तो उसको आपने रे तस्वुर करना पड़ेगा अगर ये एंगल देखना है तो। यहां से एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर अगला पॉइंट भी इसी रे पर मौजूद है, या इस रे पर या इस रे पर मौजूद है, तो ये जो एंगल है ना, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये चेंज नहीं होगी। मान लें अगर ये एंगल ए जो है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री रहेगा एंगल सी ए बी भी। और यहां पर अगर एक और पॉइंट आ जाता है इसी रे पर, डी ए बी बन जाता है, तब भी ये 60 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये एंगल कब चेंज होगा? जब अगला पॉइंट इस रे से हट के बनेगा, यहां बन जाए या यहां बन जाए, और फिर आप उस रे से पास आउट करें और वर्टेक्स सेम रहेगा, अब ये एंगल चेंज हो जाएगा। ये बात हम इस्तेमाल करेंगे इस थ्योरम में, पहले वाले में, कि एंगल फिर डिफरेंट हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री नहीं रहेगा, बल्कि ये कम हो चुका है, हो सकता है ये 40 रह गया हो। जो थर्ड एंगल थ्योरम है, ये हम थ्योरम प्रूफ करने के दौरान ही देख लेंगे कि इससे क्या मकसद है। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक, ये मैं आपको सिखा चुका हुआ हूं लॉजिक के टॉपिक में। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, पहले वाले थ्योरम को। और ये तमाम के तमाम आपके टूल्स हो गए और ये टेक्निक हो गई। तो टूल्स एंड टेक्निक्स ये आपको पता होनी चाहिए। ये तमाम टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे तमाम के तमाम थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। तो चलिए अब हम अपना पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 9.1.1, एंगल एंगल साइड इसका नाम है, या साइड एंगल एंगल भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। या जो तीसरी बात लिखी हुई है, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के दरमियान की साइड, ये भी उसी बिल्कुल सेम टेक्निक पे थ्योरम प्रूव होगा जिस पर मैं ये प्रूव करने लगा हूं। टेक्निक अलग नहीं है, तीनों में मेन कंसर्न ये है कि दो एंगल और एक साइड इन्वॉल्व है। तो ऐसा थ्योरम इसी सेम टेक्निक पे प्रूव होगा। आपके पास जो एग्जाम में चीज आएगी वो ये थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो पूरा थ्योरम इसी स्टेटमेंट पर ही प्रूव होगा। और ये जो थ्योरम का हमने नाम बनाया है, ये भी इसी थ्योरम के स्टेटमेंट से ही हमने बनाया है। मैं जिस टेक्निक पर इस थ्योरम को प्रूव करूंगा वो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है, और बार बार मैं लॉजिक के हवाले से आपको हवाला दूंगा। तो पीछे मैंने जो 4 वीडियोस बना रखी हैं लॉजिक के हवाले से, बहुत छोटी छोटी सी बहुत आसान सी वीडियोस बना रखी हैं, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगी और आपको एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग होगी थ्योरम के बारे में। तो वो आपने लाजमी देखना है। जितने भी आपके थ्योरम्स हैं वो कंडीशनल हैं, और कंडीशनल हम जानते हैं इफ एंड देन के साथ होता है। यानी कि इफ पी देन क्यू। हमारा जो ये थ्योरम है आपकी बुक में इफ और देन के साथ नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर इफ और देन लिख दिया है। लॉजिक ये कहती है कि अगर कोई स्टेटमेंट इफ और देन में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इफ एंड देन में कन्वर्ट किया जा सकता था, तो मैंने कर दिया। आपके जितने भी थ्योरम्स हैं वो कंडीशनली ही हैं, भले इफ एंड देन ना लिखा हो लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। हम जानते हैं इफ एंड देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जो प्रूफ किया था, मैंने आपको बताया था, वो 3 टेक्निक्स बताई थी। यहां पर जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन इस्तेमाल करूंगा। अब आपने इसमें से पी निकालना है कि पी ट्रू होगा, और आपने कंक्लूजन साबित करना है, पी यानी प्रेमिस और क्यू यानी कि कंक्लूजन आपने साबित करना होगा। पी को हम लिखेंगे गिवन की हेडिंग में, और जो कंक्लूजन जो हमने साबित करना है तो उसी की इंग्लिश वर्ड यानी कि टू प्रूव दैट की हेडिंग में लिखेंगे। तो ये दोनों हेडिंग्स हम डाल लेते हैं, गिवन एंड टू प्रूव दैट। अब हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं और उसको समझते हैं कि क्या लिखा है, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया
तो आप पूरा थ्योरम आसानी से प्रूव कर पाएंगे। लिखा है इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। अभी यहीं पर ही रुक जाए, यानी कि हमें उसने कहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डेंस में। तो सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल्स बना लेता हूं। तो उसने ये नहीं बताया कौन से दो ट्राइंगल होने चाहिए, बस वो कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स आप बना लें कॉरस्पॉन्डेंस में। तो मैंने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं। उसने ये नहीं बताया कि किस नाम के बनाने हैं, आप किसी भी नाम के बना सकते हैं। मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल बना लिया और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर बना लिया। कॉरस्पॉन्डेंस में होने चाहिए दोनों ट्राइंगल, तो दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस मैंने ले ली। एक ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, और इसके दरमियान मैंने ये कॉरस्पॉन्डेंस का निशान डाल दिया। तो ये वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई है कि इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो ये हमारे पास आ गया है दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का ये शॉर्ट तरीकेकार मैंने लिख दिया है। साइडों और एंगल की कॉरस्पॉन्डेंस हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। तो पूरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमिस में हमें क्या दे रहा है, इफ अगर, यकीनी तौर पे अब ये प्रेमिस है, एनी वन साइड, एक साइड दे रहा है, कोई सी भी, एनी का मतलब होता है कोई सी भी एक साइड, एंड एनी टू एंगल्स, हो सकता है आपकी बुक में एनी वर्ड इस्तेमाल ना हुआ हो, मैं इसकी बुनियाद पर कि सेम टेक्निक इस्तेमाल होगी, मैंने एनी यहां पर लगा दिया है। तो वन साइड और दो एंगल दे रहा है, किसमें, ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, यानी कोई सा भी एक ट्राइंगल है उसकी एक साइड और दो एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर होंगे टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के ऑफ द अदर, या अदर से मकसद है दूसरे ट्राइंगल के, यानी एक साइड और दो एंगल बराबर होंगे दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड और दोनों एंगल से। यानी एक साइड और दो एंगल दे रहा है हमें कि आप बराबर लें उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के अंदर। तो मैं यही काम करता हूं। एक ये एंगल ए और एंगल पी, मैंने रेड कलर में ये दोनों बराबर ले लिए हैं, और यहां पर उसको मैंने गिवन की हेडिंग में लिख दिया। ये हमारा पहला प्रेमिस आ गया। दूसरा, हमने ये एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों हमने बराबर ले लिए हैं, कॉन्ग्रुएंट ले लिए हैं। यहां मैंने कॉमा लगाया और दोनों कॉन्ग्रुएंट ले लिए। तो ये दो एंगल्स हो गए मेरे पास, ये वाली बात पूरी हो गई। दो ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट है, एंड एनी वन साइड, कोई भी एक साइड। तो मैंने बी सी और क्यू आर ये दोनों बराबर ले लिए। अब जरा एक दफा ये गिवन लिखने का तरीकेकार देख लें आप। मैंने इस तरह लिखा है गिवन, जैसे यहां पर दिया गया था वही बात हमने यहां पर उठा के लिख ली। तो जो सबसे पहला काम होगा आपका, यकीनी तौर पर वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम में जो आपने ट्राइंगल को नाम दिया होगा, दोनों ट्राइंगल्स को नाम दिया होगा, वही नाम तो आप यहां पर गिवन में लिखेंगे। मैंने ए बी सी दिया है, आप एक्स वाई जेड एल एम एन कुछ भी दे दें, तो वही नाम यहां पर आएगा। तो मैंने इस तरह मेंशन किया, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट्स आ गए। उसके बाद इसमें हमें प्रेमिस में दिया हुआ था, पहला प्रेमिस दिया उसने कि एक एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी बताना था, कॉमा लगा के, दूसरा एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। फिर आखिरी ऑब्जेक्ट बताना था, तो एंड लिखकर मैंने बता दिया बी सी साइड की लंबाई बराबर है क्यू आर की साइड के, यानी ये वाली साइड की लंबाई और ये वाली साइड की लंबाई मैंने बराबर ले ली है। इसको मैं यहां पर निशानी लगा देता हूं। एंगल तो आपको नजर आ रहे हैं कि रेड कलर में मैंने ए और पी बराबर लिया है। डायग्राम देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पे दो कर्व्स के साथ मैंने डायग्राम में निशानी लगा दी कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है। अदरवाइज आपको कलर से भी नजर आ रहा होगा, बट आप इसी तरह दो मार्क लगाएंगे, दो कर्व लगाएंगे एंगल के। फिर अब मैं साइड्स की भी निशानी लगा देता हूं, ताकि डायग्राम देख के ही हमें समझ आ जाए कि साइड्स भी बराबर है, कौन सी साइड बराबर है। तो यहां पर मैंने एक एक टिक मार्क लगा दिया इन दोनों साइडों पर। अब आगे पढ़ लेते हैं कि हमें क्या कह रहा है वो मजीद। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था कि इफ एनी वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कोई भी एक साइड और दो एंगल
एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के। तो मैंने उसी तरह से ले लिया कि कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन करके और दो एंगल और एक साइड बराबर ले ली। आगे कह रहा है देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यहां पे आप देन लिख दें क्योंकि ये कन्वर्टेबल है। अभी थोड़ी देर बाद आगे आपको ये मिस्टेक क्लियर कर दूंगा मैं। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट हमारा यही स्टेप है कि हमने साबित ये करना है, ये हमारा क्यू है, कंक्लूजन है। देन के बाद हमारा कंक्लूजन आएगा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो दो ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डेंस में थे, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने साबित करने हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का निशान लगा दिया। अब हम अपने जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें प्रेमिस और कंक्लूजन दोनों हमने लिख लिए हैं। हमारे पास यहाँ पर तीन प्रेमिस हैं, 1 2 3 ये प्रेमिस हैं। इन प्रेमिसेस की बुनियाद पर हमने ये कंक्लूजन निकालना है, यानी दो एंगल्स और एक साइड बराबर होने की बुनियाद पर दो ट्राइंगल्स में हमने ये साबित करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, क्योंकि ये हमारा पहला ही थ्योरम है तो मैंने लॉजिक में आपको एक्सियम्स दिखाए थे। तो हमारे पास जो अभी तक जो चीज मौजूद है दो ट्राइंगल साबित करने के लिए, वो या तो एक्सियम्स हैं या वो पिछले 5 थ्योरम हैं जो मैं आपको अभी दिखा देता हूं यहां पर, या तो ये एसएमएसजी एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स हैं। तो इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 22 एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा ये पहला थ्योरम है, इसमें भी कोई ऐसी, इस पहले थ्योरम में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम दो ट्राइंगल्स बराबर साबित कर सकें जो हमें कंक्लूजन निकालना है। ये दूसरा थ्योरम मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम में भी दो ट्राइंगल्स बराबर करने के हवाले से कोई चीज नहीं है, उसके कन्वर्ट्स में भी नहीं है। और ये ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है, ये हमने साबित किया था। ये थ्योरम यहां पर मैं एक थर्ड एंगल थ्योरम के लिए इस्तेमाल करूंगा इसकी कॉर्लरी को। तो ये भी आपने याद रखना है। तो इन तमाम चीजों में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसके जरिए मैं दो ट्राइंगल्स बराबर साबित कर सकूं, सिवाय हमें एक पोस्टुलेट है वो हमें ये हेल्प करता है कि हम दो ट्राइंगल्स बराबर साबित कर सकें, और वो है एस एस पोस्टुलेट। यहां पर आप देख सकते हैं पोस्टुलेट नंबर 15। तो ये हमें कहता है कि इससे आपने स्टार्टअप करना है, इसकी बुनियाद पर आप दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित कर सकते हैं अगर दो साइड्स और एक दरमियान का एंगल दो ट्राइंगल्स के दरमियान बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। तो हमारे पास वाहिद एक यही चीज है एस एस पोस्टुलेट, इसके अलावा कोई और चीज मौजूद ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर एट द मोमेंट अभी इस लम्हे पहले थ्योरम में, यानी अगर उन 5 को भी मिला लूं तो ये छठा थ्योरम बनेगा, इसमें हम दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित कर सकें। तो ये टूल मुझे नजर आ गया है जिसकी बुनियाद पर मैंने दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करना है। अब ऐसे इस पोस्टुलेट में लगाना चाहता हूं, ये बात मुझे समझ आ गई है। इसके बाद ऐसे इस पोस्टुलेट लगाने के लिए हमें मालूम है कि दो साइड्स मुझे चाहिए और एक दरमियान का एंगल चाहिए दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए। अगर मेरे पास दो साइड्स और दरमियान का एंगल मौजूद है तो दो ट्राइंगल्स हम साबित कर सकते हैं इस पोस्टुलेट के मुताबिक। तो हम देख लेते हैं कि ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है। तो दो ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड तो मेरे पास मौजूद है, ओके, एक ये एंगल मेरे पास मौजूद है जो उसके पास ही मौजूद है, ओके, एंगल भी मौजूद है। बट ये वाली साइड मौजूद नहीं है मेरे पास, क्योंकि यही साइड में ले सकता हूं अगर ये वाला एंगल ले रहा हूं बी और क्यू। तो यानी मेरे पास कमी है एक और साइड की। तो वो साइड जो मेरे पास बन रही है बी और क्यू के एतबार से साइड ए बी और पी क्यू किसी तरह मुझे बराबर साबित करनी है। तो देखें एस एस पोस्टुलेट लगाने के लिए साइड ए बी और पी क्यू को किसी तरह से बराबर साबित करना है मैंने। तो मैं फौरन से एस एस पोस्टुलेट लगा दूंगा और ये मेरा कंक्लूजन साबित हो जाएगा। अब सारी बात आ गई है कि ए बी और पी क्यू को बराबर साबित करना है। स्टिल मेरे पास कोई ऐसा एक्सियम या पिछला कोई ऐसा थ्योरम नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं जो मुझे प्रेमिसेस दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए मैं साइड्स बराबर ले आऊं। तो हम एक काम करते हैं,
कि इसके हवाले से हमारे पास 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। मुमकिन है पहली सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये मैंने साइड पे उठा के रख लिया ताकि हमें याद रहे, आप यहाँ पर बार-बार देख सकें कि हमें किसके लिए काम करना है, कि ए, बी और पी, क्यू को किसी तरह से बराबर लाना है ताकि हम कंक्लूजन निकाल सकें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे हम साइड्स बराबर ला सकें। तो हम क्या करेंगे कि 3 सिचुएशंस हमारे पास बनती हैं। एक केस 1 बनता है कि मुमकिन है कि ए, बी और पी, क्यू बराबर ही हों। ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि ए, बी की जो लंबाई है और जो पी, क्यू की लंबाई है वो बराबर हो। अच्छा, डायग्राम में मैंने डार्क कर दिया है, थोड़ी-सी इसकी थिकनेस बढ़ा दी है ताकि आपको डायग्राम देख के याद रहे कि हमारा टारगेट क्या है। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो मैंने ये मालूम करना है ए, बी बराबर होना चाहिए किसी तरह पी, क्यू के। तो पहला केस ये बनता है कि ए, बी और पी, क्यू हो सकता है बराबर ही हो। अगर बराबर होंगे तो कोई मसला नहीं है। हमें एंगल बी और क्यू और साइड बी, सी और क्यू का आर को इस्तेमाल करके जो हमें गिवन में दिया गया है, ये दोनों गिवन में हैं। अगर ये बराबर हैं तो साइड एंगल साइड आप यहां देख सकते हैं कि ये साइड बराबर आ गई, ये एंगल बराबर आ गया और ये साइड बराबर आ गई। तो फौरन से ऐसे पोस्टुलेट लग जाएगा और दोनों ट्राइंगल्स बराबर साबित हो जाएंगे। तो हमारा काम हो जाएगा। फौरन से हमारा इस सिचुएशन में तो कंक्लूजन आ जाएगा कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर साबित हो गए, साइड एंगल साइड बराबर होने की वजह से, ये साइड एंगल साइड की वजह से। लेकिन बाकी दो और पॉसिबिलिटीज भी तो है ना। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मुमकिन है कि ए बी की लंबाई बड़ी हो, ग्रेटर हो पी क्यू से, यानी ए बी लंबा हो लंबाई के एतबार से, पी क्यू छोटा हो, या ए बी की लंबाई छोटी हो और पी क्यू की लंबाई बड़ी हो। ये सिचुएशन भी तो बन सकती है ना। तो हम इस सिचुएशन के लिए काम करेंगे, यहां पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इन दो सिचुएशन में जहां पर ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो इन दोनों केसेस को हम एक साथ लेकर चलेंगे और हम देखेंगे कि इस पर काम करके क्या हम ए बी और पी क्यू को बराबर साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो केस 2 और केस 3 ये कह रहा है कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है। यही चीज मैंने यहां पर लिख ली है केस 2 और केस 3 में, क्योंकि जो भी काम मैं अब एक्स्ट्रा करूंगा वो हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में डालेंगे। जब भी हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो भी हम एक्स्ट्रा काम करेंगे वो हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में डालेंगे। तो मैंने लिख दिया अज्यूम, वो केसेस मैंने अज्यूम कर लिए जहां पर ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि देखें ए बी और पी क्यू कहां कहां बराबर नहीं हो सकते। मुमकिन है कि मैं एक पॉइंट पी प्राइम बाहर ले लूं और कहीं ना कहीं इसको बराबर कर दूं। अगर बराबर नहीं है, मुमकिन है कि ये 5 मीटर हो तो और ये 4 मीटर हो, तो मैंने यहां कहीं पॉइंट बाहर ले लिया, आउटसाइड ले लिया इस पी क्यू साइड से। अगर मैं आउटसाइड लूंगा तो इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि देखें साइड्स तो बराबर हैं, बट जिस एंगल को मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था, बी और क्यू जो गिवन में बराबर दिए गए थे, वो एंगल खराब हो गया। क्यू तो यहां पर है, इतना है, ये बड़ा है, तो इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा गिवन ही खराब हो गया, मेरा एंगल एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के हिसाब से चेंज हो गया। तो ये काम मैं नहीं कर सकता कि ना तो मैं इस पॉइंट को बराबर करने के लिए ना एंगल बाहर ले सकता हूं, ना पॉइंट बाहर ले सकता हूं पी प्राइम, ना पॉइंट अंदर ले सकता हूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। तो इससे मुझे ये बात समझ आ गई कि पॉइंट मुझे इसी साइड पर लेना है जो साइड पी क्यू की है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। तो इससे क्या होगा कि साइड और एंगल दोनों चेंज नहीं होंगे, मैं इन दोनों को इस्तेमाल कर पाऊंगा। अच्छा, ये अगर आप इस तरह सोच रहे हो कि मुमकिन है कि मैंने क्यू प्राइम को ऊपर कर दिया, अगर हम क्यू प्राइम को ऊपर कर देंगे तो अभी एंगल में प्रॉब्लम आ रही थी कि एंगल चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं क्यू प्राइम को, जैसे मैंने यहाँ पी प्राइम लिखा हुआ है ना, अगर ये क्यू प्राइम को ऊपर कर देता तो ये क्यू आर और ये पी प्राइम आर की लंबाई बराबर नहीं रहती, लंबाई भी चेंज हो जाती और एंगल भी चेंज हो जाता, दोनों चीजें चेंज हो जाती। ऐसा भी मैं नहीं कर सकता कि जो गिवन साइड है उसको ऊपर कर दिया जाए।
हाँ, ऐसा हो सकता है आपके जहन में एक बात आ रही हो कि अगर सर्किल में रोटेट करें तो सर्किल में लेंथ चेंज नहीं होती। चलें, अगर मैं सर्किल में रोटेट कर देता हूं इसको, तो तब लंबाई तो चेंज नहीं होगी, बट वंस अगेन एंगल चेंज हो जाएगा हमारा। तो ये सारे काम मैं नहीं कर सकता। मेरे पास वाहिद एक ही सिचुएशन बचती है कि मैं इस पॉइंट पी प्राइम को इस साइड पी क्यू के ऊपर ही लूं। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया क्यू पी को, और इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट पी प्राइम ले लिया। और ये बात मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दी। जो जो काम हम करते चले जा रहे हैं वो हम लिखते चले जा रहे हैं। यहां पर टी का पॉइंट पी प्राइम, मैंने एक पॉइंट पी प्राइम लिया ऑन क्यू पी रे, क्यू से पी रे पर मैंने एक पॉइंट पी प्राइम लिया। इस तरह लिया है सच डैट कि ए बी बराबर आ जाए पी प्राइम क्यू के। अब ये पी प्राइम क्यू कितनी लंबाई है? ये रही पी प्राइम क्यू की लंबाई। अब अगर आप देखें कि ऐसा क्यों हमने किया, देखिए मुमकिन है अगर ये वाला केस में देखूं कि ए बी की लंबाई बड़ी है और पी क्यू की लंबाई छोटी है, मुमकिन है कि ए बी की लंबाई 5 मीटर हो और पी क्यू की लंबाई छोटी है तो 4 मीटर हो। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 मीटर करना पड़ेगा और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ये एक्स्ट्रा 1 मीटर जो है वो हमें मिल जाएगा, और ये टोटल 5 मीटर हो जाएगा पी प्राइम क्यू। अगली सिचुएशन में ये भी मुमकिन है कि ए बी जो है वो 5 मीटर हो और ये 6 मीटर हो, बड़ी हो। ये जो केस 3 है, ए बी छोटा हो पी क्यू बड़ा हो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि पी प्राइम को अंदर कर देंगे, तो ये जो इतनी लंबाई है ये 5 मीटर हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा 1 मीटर रह जाएगा। तो दोनों केसेस हम एक साथ हैंडल कर रहे हैं। यहां पर दोनों सिचुएशन में आप कोई सी भी डायग्राम बना दें, प्रूफ का मेथोडोलॉजी यही रहेगी। अब मैंने क्या करना है कि देखें, मेरी अजम्पशन के हिसाब से जो मैं केसेस लेके चला था, केस 2 और 3 ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है। अब हम साइड एंगल साइड लगा सकते हैं ना, क्योंकि देखें केस 2 और केस 3 में तो बराबर नहीं थे, ए बी और पी क्यू बराबर नहीं थे, बट ये बराबर आ गए। ये दोनों बराबर आ गए, ए बी और पी प्राइम क्यू बराबर आ गए। तो हम साइड एंगल साइड अब लगा सकते हैं। तो साइड एंगल साइड अगर मुझे लगाना है, क्यू आर बी सी एंगल बी एंगल क्यू, और पी प्राइम क्यू और ए बी अगर मुझे लगाना है, तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि आर और पी प्राइम को ज्वाइन कर देता हूं। अब मेरे पास ये एक ट्राइंगल बन चुका है इस तरह से, पी प्राइम क्यू आर, ये वाला मेरे पास ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर जरूर साइड एंगल साइड हम लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आर और पी प्राइम को ज्वाइन किया है। ये बात हम यहां पर लिख देंगे, ज्वाइन पी प्राइम आर। तो यहां तक वो सारी कंस्ट्रक्शन, वो सारा काम हो चुका हुआ है जो मुझे रिक्वायर्ड था अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो अब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रूफ टेबल बनाएंगे। प्रूफ टेबल में एक हेडिंग आप डालेंगे स्टेटमेंट और दूसरी हेडिंग डालेंगे आप रीजन, यानी यहां जो भी आप स्टेटमेंट देंगे उसका रीजन आगे लाजमी देंगे आप। इस थ्योरम को मैंने 4 स्टेप्स में प्रूव किया है, और ये चारों स्टेप्स मैं बार बार आपसे डिस्कस करता रहूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए कि किस मेथड पे मैंने इस थ्योरम को प्रूव किया है। जो हमारा पहला स्टेप है उसमें मैं तीनों एंगल को बराबर साबित करूंगा। तो ये पहला स्टेप आपने याद रखना है कि दो ओरिजिनल जो ट्राइंगल्स हैं जो आपको दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन वाले नहीं, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मैंने तीनों एंगल को बराबर साबित करना है। कैसे होगा अभी हम देख लेते हैं। दो एंगल तो हमें दिए हुए हैं गिवन में, तीनों एंगल को बराबर हमने साबित करना है, और ये रिजल्ट में संभाल के रख लूंगा क्योंकि ये रिजल्ट मुझे आगे हेल्प आउट करेगा जो टेक्निक में इस्तेमाल करने वाला हूं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। साथ साथ अगर आप ये गौर करें कि ये मेरा एक प्रेमिस था, ठीक है, ये गिवन का तो प्रेमिस नहीं है, बट कंक्लूजन निकालने के लिए मुझे इस प्रेमिस की जरूरत है। तो ये मेरा प्रेमिस था, और लॉजिक के हिसाब से मैंने उस प्रेमिस का इनकार कर दिया है, निगेशन कर दिया, नॉट पी। और हम जानते हैं कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में हम नॉट पी लेकर चलते हैं, और अगर हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं क्यू एंड नॉट क्यू, यानी कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम पी लेकर चलते तो
कंक्लूजन साबित हो जाता। इस पे हम मजीद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, अदरवाइज आप चाहें तो लॉजिक की प्रूफ वाली वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट्स बताएंगे कि इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल PQR के साथ। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल A और एंगल P जो है वो गिवन के एतबार से बराबर है, रीजन दे दिया हमने। एंगल B और एंगल Q गिवन के एतबार से बराबर है। रीजन में जो हम लिखते हैं वो चीजें हमें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ से चीजें हमें इस्तेमाल करनी है, तो वो 3-4 जगह ही हो सकती हैं। या तो आपको गिवन में मिलेगी कोई चीज, या आपकी अजम्पशन पे मिलेगी कोई चीज, या पिछला कोई थ्योरम या पोस्टुलेट होगा, या इसके अलावा आप नीचे कहीं मौजूद हैं थ्योरम पर और आपने ऊपर थ्योरम में साबित किया होगा। तो ये 4-5 जगह हैं जहां पर आपको चीजें मिल सकती हैं। तो ये एंगल AP और एंगल B और Q कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन में था। और हम जानते हैं जो ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम है उसके एतबार से किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो प्लस होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री ले लिया, दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस सम 180 डिग्री ले लिया। यहां पर मैं एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं ले रहा हूं x, इसको मैं ले रहा हूं 180 डिग्री को y। अगर ये y है 180 डिग्री, जैसे यहां भी y लिया है तो 180 डिग्री यहां भी y लेना पड़ेगा। लेकिन ये मुख्तलिफ बात है, यहाँ a b और c इस्तेमाल हुआ है प्लस में, या p q और r इस्तेमाल हुआ है, तो इसको कोई और ऑब्जेक्ट मुझे लेना पड़ेगा z। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो आपको चैप्टर 1 में सिखाई गई है उसमें कहते हैं कि अगर x बराबर है y के एंड y बराबर है z के, तो हम देन x बराबर होगा z के। अभी दोबारा से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आएगी आपकी आगे, तो हम क्या करेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। हम क्या करेंगे, x और z को बराबर ले लेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं एंगल ABC बराबर ले लिया हमने एंगल PQR के। इसके बाद गिवन में हम जानते हैं कि एंगल A और P बराबर है, एंगल B और Q बराबर है। इट मींस कि जहां P लिखा हुआ है वहां हम A लिख देंगे, और जहां Q लिखा हुआ है वहां हम B लिख देंगे। अब इक्वल की दोनों साइड अगर आप देखें तो एंगल A और एंगल A सेम है, सेम चीज कट जाती है इक्वल की दोनों साइड। इसी तरह B और B यहां पर सेम है, तो हमारे पास रह जाएगा एंगल C बराबर रह जाएगा एंगल R के। तो यहां से हमने इस तरह साबित कर दिया कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा एंगल सेम होता ही होता है। तो इस एतबार से ये जो तीसरा एंगल बचा है ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर, ये जो एंगल R और एंगल C है, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि दो एंगल बराबर हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा। अच्छा, ये जो तीसरा एंगल है इसको मैं एंगल R लिखने के बजाय ट्राइंगल PQR में मैं इसको लिखूंगा QRP। वर्टेक्स को बीच में लिखूंगा, 3 पॉइंट्स की मदद से नाम लिखूंगा, क्योंकि ये एंगल दोबारा से आएगा यहां पर, इस तरह से भी आएगा, इस वर्टेक्स R पर एक और एंगल बनेगा, तो इस वजह से मुझे इसको 3 पॉइंट्स की मदद से लिखना है। तो हम तीसरा एंगल अपना लिख लेते हैं यहां पर, अपना रिजल्ट के एंगल C बराबर आ गया एंगल QRP के। थर्ड एंगल थ्योरम हमने रीजन दे दिया, ये थ्योरम की वजह से हमने बराबर साबित किया है कि किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल बराबर होता ही होता है। ये रिजल्ट हमने संभाल के रख लेना है। अब मैं उस पर काम करता हूं जो हमने अजम्पशन के हिसाब से ट्राइंगल बनाया था। अब अजम्पशन के हिसाब से जो हमारा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल P प्राइम क्यू आर, इस ट्राइंगल में P प्राइम और Q बराबर है। तो आप देख सकते हैं वैसे ही डायरेक्टली कि BC और QR बराबर आ गए गिवन के एतबार से, एंगल B और एंगल Q बराबर आ गए गिवन के एतबार से, और साइड AB की लंबाई और P प्राइम Q की लंबाई बराबर है। ये हमारी अजम्पशन के एतबार से, कंस्ट्रक्शन में ये हमने अजम्पशन की थी। दोबारा से आप याद कर लें कि AB और PQ बराबर नहीं है, केस 2 और केस 3 हम लेके चले थे, तो AB और P प्राइम Q हमने बराबर ले लिया। तो ये हमारी अजम्पशन के एतबार से बराबर है, तो मैं साइड एंगल साइड लगा सकता हूं। तो इस एतबार से जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल है वो बराबर आ जाएगा।
तो यही काम हमने करना है। आप लिखने का तरीकेकार भी देख लें। पॉइंट नंबर 2 के अंदर यहां मैंने येलो में मार्क कर दिया है जिस ट्राइंगल को मैंने लिया है। सो सबसे मेन ऑब्जेक्ट आपको बताने होते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर के साथ, यानी इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस में, इनका मतलब में होता है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी प्राइम क्यू के, ये हमारी अजम्पशन के एतबार से बराबर है। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है गिवन के एतबार से, हमने ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया है। इसी तरह से साइड बी सी और साइड क्यू आर बराबर है, ये भी गिवन के एतबार से बराबर है, यहां आप देख सकते हैं दोबारा से। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो साइडें और इंक्लूडेड एंगल, बीच का एंगल बराबर होता है तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं, यानी ये जो दो ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डेंस में थे ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो चुके हुए हैं इन तीन मालूमात की बुनियाद पर, तो इनकी बाकी की जो तीन चीजें हमने नहीं पता की हैं, यानी कि दो एंगल और एक साइड वो भी बराबर होगी। तो तीसरी साइड ये बचती है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, आप देख सकते हैं। यानी हमने क्या क्या चीज ली है, क्यू आर और बी सी लिया है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, एंगल बी और एंगल क्यू लिया है, साइड पी प्राइम क्यू और साइड ए बी ली है। अब बाकी कॉरस्पॉन्डेंस आप कैसे निकालेंगे ये बात आप जरा सीख लें। यहां पर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं कि ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए क्योंकि वाहिद बची ही तीसरी साइड है। अब आप ये देखें कि जो ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों के दरमियान एंगल ए पड़ रहा है। इसी तरह से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये और ये पड़ रही है, इसके दरमियान ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और जो तीसरा एंगल बचता है ये और ये बराबर होंगे। अगर इस एंगल को मैं देखूं तो ये क्यू आर पी प्राइम पे जा रहा है, सो इस एंगल का नाम क्यू आर पी प्राइम है। अच्छा, ये साइड मेरे काम की नहीं है तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। ये एंगल मेरे काम का नहीं है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। मेरे जो काम का है वो ये एंगल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। सो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये भी, तो इसीलिए मैंने यहां पर रीजन दिया है सीपी का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जैसे हमने अभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकाले ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे पता कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहां भी हमने साबित किया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सी से कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां मैं आपको लिख के भी बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दो जो शुरू में लिखे हुए हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालने हैं उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो आपने साबित किए हैं, और फिर आपने ये बताना है कि वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्योंकि तीन मालूमात की बुनियाद पर हमने ट्राइंगल साबित किया है तो बाकी की तीन भी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, बराबर ही होंगे। आप शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ पर सीपीसीटीसी या सीपीसीटी लिख दें सिर्फ। अब ये भी आप सीखते चले जाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने कॉरस्पॉन्डेंस के लेफ्ट साइड पर ट्राइंगल एबीसी लिखा है, तो यहाँ जितनी भी मालूमात आएगी ट्राइंगल एबीसी की आएगी। राइट साइड पर हमने ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर लिखा है, तो जो भी ट्राइंगल आप यहाँ लिखेंगे उस तमाम की मालूमात हमेशा राइट साइड पर ही लिखें। नेक्स्ट, जिस अहम बात का आपने ख्याल रखना है कि हमें पहले से पता था कि हम साइड एंगल साइड लगाने जा रहे हैं, तो पहले आप साइड देंगे, फिर एंगल की मालूमात देंगे, फिर साइड की मालूमात देंगे, यानी साइड एंगल साइड तरतीब से लिखें, ज्यादा अच्छा है। हमेशा आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जब भी दो ट्राइंगल्स की बात आएगी, आगे आने वाले जितने भी तमाम थ्योरम्स हैं उन तमाम के अंदर। यही एक ही पैटर्न फॉलो होगा। अब मैं फिर से बता देता हूं कि इन दो स्टेप्स के अंदर मैंने क्या किया है, फिर तीसरा और चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप बहुत ही आसान है, सेम यही चीज होगी, बस दो ओरिजिनल ट्राइंगल्स आ जाएंगे। पहले स्टेप के अंदर हमने इन दो एंगल्स की मदद से थ्योरम लगाकर, थर्ड एंगल थ्योरम लगाकर तीसरा एंगल बराबर साबित किया है। और मैंने आपसे कहा था कि ये रिजल्ट हम संभाल के रख लेंगे, ये बहुत ही अहम रिजल्ट है, बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा, इसलिए मैंने इसको पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखा है।
फिर जो मैंने काम किया था, जो मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, उसका मकसद ही ये था कि दो साइडें बराबर आ जाएं। ए बी और पी क्यू बराबर नहीं थे केस 2 और 3 में, तो ए बी और पी प्राइम क्यू मैंने बराबर ले लिए। और जब वो बराबर आ गए तो ऑब्वियस है कि दो ट्राइंगल्स, जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल था और जो पहला ट्राइंगल था ए बी सी, वो दोनों बराबर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड लग सकता था उस पर। वही काम मैंने यहाँ पर किया और उसका ये एंगल मैंने संभाल कर रख लिया। अब हम जानते हैं कि अभी मैंने ऊपर साबित किया है पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी के। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं कि एंगल सी और एंगल क्यू आर पी बराबर हैं। अब मैं पॉइंट नंबर 3 पर आ गया हूं, प्रूव्ड अबव बाय थ्योरम। यहां मैंने थ्योरम से, थर्ड एंगल थ्योरम से प्रूव किया है। तीसरे स्टेप के अंदर हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लगाने जा रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। पहले स्टेप में तीनों एंगल बराबर किए, दूसरे स्टेप में कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल एबीसी हमने लिया, उसमें से ये एंगल निकाल के रख लिया, संभाल के रख लिया, क्योंकि अदरवाइज मुझे नहीं पता था कि ये एंगल्स बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं या नहीं है। और यहां पर जो मैंने तीनों एंगल्स बराबर साबित किए हैं वो दोनों ओरिजिनल ट्राइंगल्स पर बराबर साबित किए हैं, कंस्ट्रक्शन वाले पे नहीं किए हैं। अब तीसरे स्टेप में हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लगाने जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा कि एंगल सी तो बराबर है एंगल क्यू आर पी के। थ्योरम से हमने अभी ऊपर साबित किया, यही रीजन दे दिया, प्रूव्ड अबव इन पॉइंट नंबर 1 बाय थ्योरम। ओके, अब अगर आप देखें तो यहां पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है वंस अगेन कि x बराबर है y के और x बराबर है z के, तो यकीनी तौर पर y और z भी बराबर होंगे। यानी इसको आप इस मिसाल से समझ सकते हैं, अगर आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का अंदाजा नहीं है, कि क्लास में 3 बच्चे हैं, एक को मैंने x का नाम दे दिया, एक को y का और एक को z का। और मैंने कहा कि जो बच्चा x है उसकी उम्र 15 साल है और उसकी उम्र बराबर है दूसरे बच्चे के y के एज के बराबर है। दोनों की उम्र 15 साल है, पहले बच्चे की और दूसरे बच्चे की। एंड मैंने दूसरे और तीसरे बच्चे की एज कंपेयर की, उन दोनों की भी 15 साल थी। तो लाजमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो आपने एज कंपेयर नहीं की है पहले और तीसरे बच्चे की, एक्स और जेड की, वो भी बराबर होगी अगर ये सिचुएशन है तो ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई है। आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक्स वाई के बराबर लिया, एक्स ही जेड के बराबर लिया है, तो वाई और जेड बराबर आ जाएंगे यहाँ पर। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के एतबार से एंगल क्यू आर पी प्राइम और एंगल क्यू आर पी बराबर आ जाएंगे। यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये दोनों एंगल बराबर आ गए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ऑफ इक्वालिटी के एतबार से। बट यहां पर अगर आप गौर करें तो ये जो एंगल सी है ये इस एंगल क्यू आर पी के भी बराबर है, यहां हमने साबित किया। और यही एंगल सी इस क्यू आर पी प्राइम के भी बराबर है। क्या ये आपको फिजिकली देखने में बराबर लग रहे हैं? फिजिकली देखने में भी बराबर नहीं लग रहे। और एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट कहता है कि एक ही रे पर अगर कोई और पॉइंट है मौजूद है तो एंगल बराबर होगा, अदरवाइज एंगल, अगर रे आप चेंज कर देंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के एतबार से ये जो एंगल क्यू आर पी है और एंगल क्यू आर पी प्राइम है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये हमारा मेन कंसर्न है कि एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट तो ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। यही बात मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, लेकिन बट ये दोनों एंगल तो बराबर नहीं है एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के एतबार से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि ये दोनों बराबर हैं और एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब ना तो पोस्टुलेट गलत हो सकता है और ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी गलत हो सकती है, ये तो मैथमेटिक्स की वैलिड प्रॉपर्टी है। तो हम इस बात को लेते हैं कि एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट कह रहा है ये बराबर नहीं है, बट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किस वजह से आई है उसके पीछे जाते हैं हम, क्योंकि प्रॉपर्टी गलत नहीं हो सकती। ये दोनों एंगल बराबर आए हैं इन दो एंगल के बराबर होने की वजह से, जो कि दोनों ही सी के बराबर थे। अब यहां पर क्या हो सकता है कि हो सकता है ये गलत हो। अगर ये गलत होगा तो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी कि ये दोनों बराबर नहीं है। हो सकता है कि ये वाला एंगल गलत हो और ये वाला सही हो, तो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। हो सकता है कि दोनों ही गलत हो। अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ना प्रॉपर्टी गलत है और ना ही
एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट गलत है। इन दोनों की वजह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी थी। इन दोनों पे हमें मसला देखना पड़ेगा, या दोनों गलत है या दोनों में से कोई एक गलत है और दूसरा सही है। इस वाले एंगल पे अगर मैं गौर करूं, एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी के, यहाँ पॉइंट नंबर 1 में ये तो थ्योरम की वजह से आया है, और थ्योरम तो गलत हो ही नहीं सकता कभी। ये तो सर्टिफिकेशन है, मोहर लग गई है, गारंटी है कि एंगल सी एंगल क्यू आर पी के बराबर है, क्योंकि दो एंगल बराबर थे इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, तो तीसरा एंगल तो थ्योरम से बराबर होना ही होना है। ये थर्ड एंगल थ्योरम है, थ्योरम गलत नहीं हो सकता, इट मींस कि ये तो ठीक है। अब इस पे गौर करते हैं, ये किस वजह से आया था। ये आया था हमारी अजम्पशन की वजह से, क्योंकि अजम्पशन मैंने ये ली थी कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, तो ए बी और पी प्राइम क्यू बराबर ले लिए थे मैंने। तो मेरी अजम्पशन गलत है, इट मींस आपकी अजम्पशन गलत हो सकती है, थ्योरम गलत नहीं हो सकता। तो ये जो मेरी अजम्पशन थी, उसने हमें कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचा दिया कि हम एक तजाद पे पहुंच गए कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट को गलत साबित करने लग गया। वो इन दोनों के दरमियान टकराव पैदा हो गया, जो कि दोनों ही गलत नहीं हो सकते। सो इट मींस के एंगल सी और एंगल क्यू आर पी जो कि थ्योरम से बराबर साबित हुए, ये ठीक है, और हमारी अजम्पशन गलत है। कि हमारी अजम्पशन क्या थी, ए बी बराबर नहीं है पी क्यू के, ये हमारी अजम्पशन गलत है। क्योंकि अगर हम ये अजम्पशन करेंगे तो हम कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाएंगे, हम एक तजाद पे पहुंच जाएंगे, इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जो कि रिजल्ट गलत है। अब यही बात मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं कि जो हमारी अजम्पशन थी ए बी बराबर नहीं है पी क्यू के, लीड अस टू कॉन्ट्रडिक्शन, हमें कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचा दिया। और वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, एंगल सी बराबर है क्यू आर पी प्राइम के, ये इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत है। असल में ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी और पी क्यू बराबर हैं। क्यों कहूंगा मैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इसका जो रीजन देंगे। अब दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि हर वो जगह मैंने हर जगह चेक कर ली ना, पॉइंट बाहर लेके भी, अंदर लेके भी, साइड क्यू आर को ऊपर करके भी, और साइड जो हमारी क्यूपी रे थी, क्यूपी को एक्सटेंड करके वहां पर भी मैंने लेकर देख लिया। तो हर वो जगह जहां ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, लीड अस टू कॉन्ट्रडिक्शन, हमें कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंचा देगी। अगर मैं, हालांकि मैं लेकर नहीं चला, अगर मैं ए बी और पी क्यू बराबर लेकर चलता जैसे केस 1 में, तो हमारा रिजल्ट ठीक आता, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती। तो इस तरह हम साबित करते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से कि हम नॉट पी लेकर चलते हैं और एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाते हैं। इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं अकली तौर पर कि अगर हम नॉट पी लेने के बजाय पी लेकर चलते, जो कि हम नहीं लेकर चले, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती, वो रिजल्ट ठीक होता। तो ए बी बराबर नहीं है पी क्यू के, इससे कॉन्ट्रडिक्शन आई है। सो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि ए बी और पी क्यू बराबर है, प्रूव्ड बाय कॉन्ट्रडिक्शन। और यही चीज तो हमें चाहिए थी, ये हमें बराबर साबित करना था, हमने यहां पर बराबर साबित कर दिया है कि एक साइड मुझे चाहिए थी। अब हम साइड एंगल साइड आसानी से लगा सकते हैं दोनों ओरिजिनल ट्राइंगल्स के अंदर। यही काम हम चौथा स्टेप करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये ट्राइंगल रहेगा और पी प्राइम क्यू आर के बजाय पी क्यू आर आ जाएगा, ओरिजिनल ट्राइंगल आ जाएगा, कुछ अलग से चीज नहीं है उसके अंदर जो आपने सीखना है। यही काम मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, चौथे स्टेप के अंदर, और फिर रिपीट कर देता हूँ कि चारों स्टेप्स क्या हैं। ट्राइंगल ए बी सी, इन लिखना लाजमी है कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है, ए बी और पी क्यू बराबर है, प्रूव्ड इन 3 अबव। अभी पॉइंट नंबर 3 में यहाँ प्रूव किया, इसी के लिए तो ये सारा काम किया है। एंगल बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू गिवन से बराबर है, आप देख सकते हैं मार्क लगा हुआ है। साइड बी सी और साइड क्यू आर बराबर है, ये भी गिवन के एतबार से बराबर है। तो दो ट्राइंगल्स में अगर साइड एंगल, साइड यानी इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर होता है दो साइड के दरमियान वाला, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होते हैं, ये हमने साबित कर दिया यहाँ पर। सो इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। बट यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अभी मैं आपको नोटिफाई करवाता हूँ। एंड में आपने हर थ्योरम के लाजमी क्यू ई डी लिखना है, क्वाड इराट टेमोस्टेंडम, ये कोई वर्ड है, शायद कोई जर्मन वर्ड है, बट थ्योरम के एंड में हम ये लाजमी देते हैं कि यहाँ पर थ्योरम एंड हो चुका है, प्रूव हो चुका है। सो हर थ्योरम के एंड में आपने ये लाजमी देना है। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर नोटिफाई करवाता हूँ कि आप देखें
पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 के अंदर दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने के लिए आपने गिवन के सिर्फ दो प्रेमिस लिया है। एक आपने गिवन का ये एंगल लिया है और एक साइड ली है। यहां पर भी देखें गिवन का एंगल और ये साइड ली है। तो आप शायद आपके जहन में आ रहा हो कि गिवन से अगर हम दो ही प्रेमिस ले लें तो हमें तीसरे प्रेमिस की एक और एंगल की क्या जरूरत है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं दोबारा से गिवन। तो एंगल बी और क्यू लिया है, साइड बी सी और क्यू आर की लंबाई ली है। ये दो प्रेमिस हमने लिए हैं। तो अगर हम ये दो ले लेते हैं तो तीसरी साइड तो वैसे ही साबित हो जानी है बराबर है। तो फिर हमें ये लेने की क्या जरूरत थी, इसकी तो जरूरत भी नहीं है। एक एंगल और एक साइड की जरूरत है बस, तो दूसरे एंगल की जरूरत ही नहीं है। तो एंगल एंगल साइड की क्या वजह बनती है, ऐसा नहीं है। ये वाला प्रेमिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रेमिस ना होता, मान लें, तो यहां पर दो एंगल बराबर होने की वजह से ही तो तीसरा एंगल बराबर आया है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। अगर ये ना होता तो ये रिजल्ट ना आता। अगर ये रिजल्ट ना आता तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी ना आती, ये कॉन्ट्रडिक्शन भी ना आती। इस एंगल की वजह से ये तीसरा एंगल बराबर साबित हुआ है और ये कॉन्ट्रडिक्शन पे हम पहुंचे हैं। तो ये प्रेमिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि ये दो प्रेमिस भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ये प्रेमिस भी इस्तेमाल हो रहा है। तो एंगल एंगल साइड, दो एंगल का होना और एक साइड का होना लाजमी है, जब भी हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दो ट्राइंगल्स इन तीन मालूमात की बुनियाद पर बराबर हैं, इनकी बाकी चीजें भी बराबर हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और आपने लिखने का तरीकेकार यहाँ पे देख लेना है कि किस तरह से मैंने लिखा है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक में जो टेबल था, उस टेबल के एतबार से हम इस रिजल्ट को कैसे लेंगे। हमने नॉट पी और एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचे, तो उसके रिजल्ट को हमने कैसे देखना है। अब हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से देख लेते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने साबित किया है कि किस तरह से किया है। एसएस पोस्टुलेट लगाने के लिए ये वाला प्रेमिस ए बी बराबर है पी क्यू, ये हमने साबित करना था कि ये ट्रू है। इसमें जो हम सिचुएशन लेके चले केस 2 और 3 में कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हमने निगेशन ऑफ पी लगा दिया है, इस प्रेमिस का निगेशन कर दिया है। अब क्योंकि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है तो इसी को हम आगे लेके चले और इसी को ट्रू मान रहे हैं। अब तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ट्रुथ वैल्यू ट्रू मानी है। जब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ट्रू मानी है कि ए बी और पी प्राइम क्यू बराबर आ गया इस हिसाब से, तो इसने हमें पहुंचा दिया एक कॉन्ट्रडिक्शन पर। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसने एक गलत रिजल्ट पे पहुंचा दिया, फॉल्स रिजल्ट पे पहुंचा दिया, जिसको हम यहां पर कहेंगे कि क्यू ना तो क्यू आया और ना ही नॉट क्यू आया। कंक्लूजन, ये वाला कंक्लूजन आया ही नहीं हमारा, हम इधर तक पहुंचे ही नहीं, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। अब इंडिविजुअल वैल्यूज पहले देख लेते हैं कि नॉट पी हम ट्रू लेकर चले और जो कंक्लूजन है वो नहीं आया हमारा, हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच गए। तो इसके रिजल्ट को जो हम देखेंगे इंप्लाइज वाले रिजल्ट को एक साथ, के थ्योरम के रिजल्ट को कैसे देखना है, हमने यहां तक के जो रिजल्ट है उसको फॉल्स मानेंगे। अब क्योंकि ये फॉल्स आ गया है तो हम ये कहेंगे कि इसका जो निगेशन है, अब इसकी जो निगेशन है, जिस प्रेमिस को आप ट्रू लेके चले थे, नॉट पी को आप ट्रू लेकर चले थे, इसकी निगेशन ट्रू होगी, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से तो, नॉट पी की वजह से तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो ये ट्रू नहीं है, बल्कि इसकी निगेशन ट्रू है और इसकी निगेशन ये है, तो ये ट्रू हो जाएगी इस हिसाब से। तो यही काम हमने यहाँ पर किया नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है पी क्यू के, ये लेकर चले तो एक कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंचे और अब उसकी निगेशन ए बी बराबर है पी क्यू, ये ट्रू हो जाएगा प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन से, और इसको इस्तेमाल करके यहाँ हमने थ्योरम प्रूव कर लिया। तो ये था ट्रूथ टेबल के हिसाब से। तो ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि रिजल्ट कैसे देखेंगे, ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं और इसकी बुनियाद पर जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ देखना है। तो ये हमने अब पी ट्रू मान लिया है। तो इस थ्योरम से आपने क्या सीखा कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आप इस तरह बनाते हैं
कि जैसे मिसाल के तौर पे ये आपने बीसी साइड ले ली और स्केल के ज़रिए ये आपने इतनी लंबी बनाई कि बीसी आपने बनाई 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने एक और ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं जिसके मैं वर्टेक्स को क्यूआर नाम दे देता हूं और ये क्यूआर भी 4 सेंटीमीटर है। फिर आप डी को यहां पर रखें, यानी एक साइड आपने बराबर कर दी। अब डी का सेंटर आप यहां रखें और डी इस तरह से एंगल बता रहा होता है और 50 डिग्री पर आपने पॉइंट लगा दिया। तो ये साइड हो गई है 50 डिग्री की, एंगल क्यू 50 डिग्री हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे डी का सेंटर रखा और 50 डिग्री पर आपने पॉइंट बना दिया, तो यहाँ एंगल बी भी 50 डिग्री हो गया। इसी तरह से जब हम एक और एंगल बराबर बनाना चाहेंगे वो आप यहाँ पर रख के बनाएंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस पॉइंट पर जैसे एंगल ए बनाना चाहते हैं कि 60 डिग्री होना चाहिए, तो उसको आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे। आप डायरेक्टली नहीं बना सकते यहाँ से, आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 60 डिग्री बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये 70। तो यहाँ इस पॉइंट पर आप 70 बनाएंगे यहाँ बनाने के बजाय। तो फिर मैंने डी रखा यहाँ पे सेंटर और यहाँ से 70 डिग्री कैलकुलेट करेंगे, वहां पर आप पॉइंट लगा देंगे और ये 70 डिग्री बन जाएगा मिसाल के तौर पर। सो एंगल आर 70 डिग्री हो गया। और यहाँ भी आप दो एंगल बराबर करना चाहते हैं और एक साइड बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ भी जब आप 70 डिग्री बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका 60 डिग्री बन जाएगा जो रिमेनिंग होगा। और बाकी की दो साइड्स भी, जो ये वाली साइड है अगर इसको ए का नाम दे देता हूँ, ए बी भी बराबर आ जाएगी। कि आप कोई ऐसा ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक साइड्स और दो एंगल बराबर होंगे, तो लाजमी जो बाकी दो साइड्स हैं, तो ए बी और पी क्यू, ये साइड भी लंबाई के एतबार से बराबर होंगी, ए सी और आर पी भी बराबर होंगी और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा जो रिमेनिंग एंगल होगा, यानी बराबर होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर बनाएं और एक साइड बराबर बनाएं तो वो ट्राइंगल मुख्तलिफ हो जाएं, अलग अलग बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, इनकी बाकी तीन चीजें भी बराबर होंगी 100%। यही चीज हमने यहाँ साबित की है इस थ्योरम के अंदर। तो ये टेक अवे है इस थ्योरम का। हमारे पास एक और टूल आ चुका है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अब आने वाले थ्योरम में, कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल और एक साइड बराबर होती है, कोई से भी दो एंगल कोई सी भी एक साइड बराबर होती है, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। अब हम इसको आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दो टूल हो गए टोटल हमारे पास, एक साइड एंगल साइड हो गया और एक अब एंगल एंगल साइड हो गया, दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए। तकरीबन मैं सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपके इस थ्योरम में कवर कर चुका हुआ हूँ कि किस वजह से, किस टेक्निक पर हमने ये थ्योरम को प्रूव किया है। और अब आपके पास एक प्रॉपर वैलिड जो है वो हर स्टेप के हवाले से रीजनिंग है कि ये थ्योरम आपने किस किस तरह से प्रूव करना है। वंस अगेन फाइनली जाते जाते जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार स्टेप्स हमने किस तरह से लेने हैं। जो आपका पहला स्टेप होगा उसमें दो ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर जो गिवन के ट्राइंगल थे उसमें तीनों एंगल को बराबर साबित करना है इन दो एंगल्स की बुनियाद पर थर्ड एंगल थ्योरम लगाकर। उसके बाद जो आपने अजम्पशन से साइड ली थी उसकी बुनियाद पर जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल है उस पर साइड एंगल साइड लग रहा था, तो वहां पर साइड एंगल साइड आपने लगा देना है और इन दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित कर देना है। जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल था और पहला ट्राइंगल एबीसी था, उससे आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। और इस रिजल्ट के बाद आपने यहां से रिजल्ट उठाकर रखना है, क्योंकि तीसरे पॉइंट में आप लगा रहे हैं प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। यहां से यहां तक प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है, तो आप ये रिजल्ट यहां पर रख देंगे। इस पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दो एंगल जो है वो बराबर आ जाएंगे। और एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट कहता है कि ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं है, और फिर आप रीजनिंग देंगे कि ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर नहीं है। जो मैंने आपको बताया अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगी साइडें जिसके लिए आप काम कर रहे थे। और फिर फौरन से आप दो ओरिजिनल ट्राइंगल पर साइड एंगल साइड लगा देंगे। वही स्टेप है बिल्कुल जो ट्रू था यहां तक, लेकिन आप करेंगे इसको तो फिर वो जो दो ओरिजिनल ट्राइंगल है वो आप ले आएंगे, क्योंकि ये साइड बराबर करने के लिए आप रुके हुए थे और ये साइड बराबर आ गई है, तो फौरन से दोनों ट्राइंगल्स बराबर साबित हो गए। तो आपका ये कंक्लूजन आ जाएगा कि इन तीन मालूमात की बुनियाद पर कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड की लंबाई बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं। तो आपका ये कंक्लूजन आ चुका हुआ है।
होप कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।